दलित चिंतन पर कमल भारती जी की पुस्तक लोकतंत्र में भागीदारी के सवाल के पिछले एपिसोड में हमने चर्चा करी मुसलमानों में मौजूद ब्राह्मणवाद लेख के ऊपर। इसके तहत हमने जाना कि सवर्ण हिंदुओं में जाति को लेकर जो घमंड है, वही घमंड जो है उच्च जाति के मुसलमानों में भी है, और दोनों की मानसिकता और सोचने समझने के तरीके समान है। यही वो मुख्य वजह है कि 1990 के दशक में मान्यवर कांशी राम और श्री मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में सपा और बसपा का जब गठबंधन हुआ तो उच्च जाति के मुसलमानों ने उसका घोर विरोध किया। इन सभी चीजों के ऊपर चर्चा हमने पिछले एपिसोड में कर ली थी और आज हम चर्चा को आगे लेकर चलेंगे तथा इसके अन्य लेख की तरफ बढ़ जाएंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। आज के लेख का विषय है लोकतंत्र में वंचित जातियां। तो चलिए, लोकतंत्र में वंचित जातियां। भारतीय समाज में यह बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि जिन दलित जातियों ने इस्लाम कबूल किया, उनकी हालत उन दलितों की तुलना में जो हिंदू समाज के अंग हैं ज्यादा खराब और दयनीय है। जबकि बराबरी को मानने वाले इस्लाम में जाने के बाद उनकी हालत बेहतर होनी चाहिए थी। मतलब धर्म परिवर्तन भी दलितों के जो आर्थिक और सामाजिक स्थिति है उसमें कोई बदलाव नहीं कर रहा है। ये दलित जातियां कब और क्यों मुसलमान बनी, इस प्रश्न पर समाज और इतिहास के विद्वानों में मतभेद नहीं है, मतलब एक मत नहीं है। हिंदू समाज में अपमानित दलितों ने सम्मान के लिए जो धर्मांतरण किया, यह मत भी सही है। किंतु यदि हम इतिहासविद डॉक्टर राम शरण शर्मा के इस मत को स्वीकार करते हैं कि जब जमींदारियां बिकती थी तो विक्रम पत्र में सिर्फ यही नहीं लिखा जाता था कि इतनी जमीन बेची गई, बल्कि उसमें यह उल्लेख भी किया जाता था कि इतने चमार, इतने धोबी, इतने कहार और इतने फला जाति के लोग भी बेचे गए। जो हमें अवश्य ही मानना होगा कि जब कोई जमींदार या जागीरदार इस्लाम कबूल करता था तो उसकी रैयत में रह रहे चमार, धोबी, कहार इत्यादि नीच जातियों के सेवक लोगों को भी मुसलमान बनना पड़ता था। मतलब स्वेच्छा से मुसलमान नहीं बनते थे, उनकी कोई अपनी मर्जी नहीं थी। जैसे उनके मालिक करेंगे वैसे ही वे कर लेंगे। यह मत समझिए कि ऐसा वे स्वेच्छा से करते थे, क्योंकि सामंतों के सामने जबान खोलने की हिम्मत दलितों में नहीं थी। दलित जातियां इस्लाम में जाने के बाद भी दलित और सेवक बनकर ही रहीं। स्वतंत्रता और सम्मान के अधिकार से वे वहां भी वंचित ही रहीं। यहां तक कि राजनीतिक अधिकार भी उन्हें प्राप्त नहीं हुए। इन जातियों के नाम नहीं बदले। अंतर सिर्फ इतना है कि जो हिंदू चमार था वे मुसलमानों में मुस्लिम मोची कहलाया गया और हिंदू नाई मुस्लिम हज्जाम, हिंदू भंगी मुस्लिम मेहतर, हिंदू कोरी मुस्लिम जुलाहा, हिंदू छिपी मुस्लिम रंगरेज बन गए और धोबी कहार आदि कितनी ही जातियों के तो नाम ज्यों के त्यों ही बने रहे। इन जातियों के पुश्तैनी व्यवसायों में भी कोई अंतर नहीं आया। इनकी सामाजिक हैसियत भी समाज में वही रही जो हिंदू समाज में थी। हिंदू दलितों के उत्थान के लिए डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी दोनों ने संघर्ष किए। जी हाँ, दोनों के कलेक्टिव एफर्ट्स थे जो दलितों का उत्थान हुआ। यदि आपको यकीन नहीं तो जाति के विनाश के साथ साथ बाबा साहब के 40 से ज्यादा वॉल्यूम छप चुके हैं और एक एक पुस्तक जो है वो इतनी मोटी हजार पन्नों की है। उन्हें आपको पढ़ना पड़ेगा इस डिस्कोर्स को समझने के लिए। बाबा साहब की लिखी को भी यदि आप नहीं मानना चाहते हैं तब फिर आप किसको मानेंगे, ये मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। परिणामतः आज उनकी स्थिति इतनी खराब नहीं है जितनी की आजादी से पहले के समय थी। आज उनकी न सिर्फ प्रशासन में बल्कि शासन में भी भागीदारी है। शिक्षा के क्षेत्र में उनका उत्थान हुआ है। सवर्णों में भी धीरे धीरे कट्टरवाद समाप्त हो रहा है और प्रगति सवर्ण वर्ग जातिवाद को दूर करने में पूरी दिलचस्पी ले रहा है। तो जाति का विनाश जब मैंने पढ़ा था शब्द दर शब्द, तो उसमें डॉक्टर अंबेडकर ने जब महात्मा को जवाब में ये स्पष्ट तौर पर मेंशन किया था और गांधी ने भी अपने जो जर्नल हरिजन वो छापते थे उसमें मेंशन किया था कि डॉक्टर अंबेडकर बिल्कुल सही कह रहे हैं। ईसाई और मुसलमानों की तर्ज पर भारत की भी, मतलब हिंदुओं की भी एक मानक पुस्तक होनी चाहिए, जैसे ईसाइयों की बाइबल है और मुसलमानों की कुरान है। तो ऐसी बात नहीं कि डॉक्टर अंबेडकर और गांधी में हमेशा विरोध ही था। किसी एक बात पर वो एक विचार भी रखते थे, जैसे कि हिंदुओं की मानक पुस्तक को लेकर। गांधी डॉक्टर अंबेडकर के विचारों से पूरी तरह सहमत थे कि हिंदुओं की भी एक ही मानक पुस्तक होनी चाहिए।
और हिंदुओं को इस पर काम करना चाहिए। किंतु मुस्लिम जातियों की दलितों की स्थिति इसके ठीक विपरीत है। न तो उनकी माली हालत अच्छी है और न ही शिक्षा के क्षेत्र में उनकी तरक्की हुई है। अंसारी राइन और एक दो अन्य पिछड़ी जातियों को छोड़कर सभी मुस्लिम दलित जातियां पूरी तरह अशिक्षित और गरीब हैं। सॉरी, पिछड़ी जातियां नहीं, दलित जातियां। न तो कोई अंबेडकर इन जातियों में पैदा हुआ जो इनके उत्थान के लिए आंदोलन चलाता, और न ही कोई गांधी तथा कथित उच्च मुसलमानों में पैदा हुआ है जो दलित मुसलमानों के विकास के लिए कार्य करता। धर्म, समाज और राजनीति तीनों क्षेत्रों में नेतृत्व उच्च मुसलमानों के हाथों में है और इन्हीं मुसलमानों की भागीदारी शासन और प्रशासन में दिखाई देती है। दर्जनों जातियां मुस्लिम समाज में ऐसी हैं जिनका मुस्लिम नेतृत्व राजनीतिक लाभ तो उठाता है पर उनके अधिकारों के प्रति उसमें चेतना तक नहीं है। और ये कहना गलत ना होगा कि इसका कारण उसके सिवा कुछ नहीं है कि जातियां जमींदारों के धर्मांतरण के समय सेवक श्रेणी के रूप में मुस्लिम समाज में शामिल हुई थी। जैसा कि कह चुका हूं, ये स्वेच्छा से इस्लाम में धर्मांतरित नहीं हुई थी, इसलिए आज भी इनमें बहुत से हिंदू संस्कार, रीति रिवाज हिंदुओं वाले ही हैं। वे भारतीय लोकतंत्र में वे जातियां हैं जो अपने अधिकारों से पूरी तरह वंचित हैं। शायद इसी वजह से सावरकर अपनी पुस्तक हिंदुत्व में इस बात को कह सके कि जो लोग धर्मांतरित हुए हैं हिंदू से मुस्लिम समाज में, उनमें कोई फर्क नहीं आया सिवाय इसके कि 10 देवी देवताओं के साथ अब वह एक और देवता अल्लाह की पूजा करने लगे हैं। एपिसोड 33 हिंदुत्व का, उसे आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। इसमें जिन जातियों का उल्लेख मुख्य रूप से किया जा रहा था उसमें जोगी हैं जो भीख मांगते हैं, दफाली हैं जो ढोलक बजाने का काम करते हैं, गौरिया हैं जो तवायफों के यहाँ गाना बजाने का काम करते हैं और कहीं कहीं भीख मांगते हैं, महावत अर्थात बंजारा, लाल बैगी अर्थात भंगी, तेली चिकवा अर्थात कसाई हैं, चिड़िया पकड़ने वाले बहेलियां हैं, धोबी हैं, हज्जाम हैं, कसकर हैं जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, दुनिया है, फकीर हैं जो भीख मांगते हैं, माली हैं जिनमें गोंडा के बैकल उत्साही एकमात्र शायर हैं। इन जातियों की न कोई सामाजिक हैसियत है और न राजनीति में इनकी कोई भागीदारी है। सुल्तानपुर में बसपा नेता डॉक्टर मुहर्रम अली जोगियों के नेता हैं। तो अब यहां से चर्चा को आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सुल्तानपुर में बसपा नेता डॉक्टर मुहर्रम अली जोगियों के नेता हैं। जब मैं सुल्तानपुर में था तो उनसे अक्सर मिलना होता था। उन्होंने जो स्थिति मुझे जोगियों की बताई वह वास्तव में दयनीय और विचारणीय है। उनके अनुसार गौसाई जाति का एक जोगी था, उसके वंशज बाद में मुसलमान बने और जोगी कहलाए, पर मुसलमान बनकर भी वे वही भीख मांगने का पुश्तैनी धंधा करते रहे जो आज तक करते आ रहे थे। कहीं कहीं जोगी को किमिरिया के नाम से भी जाना जाता है। यद्यपि जोगी पिछड़ी जातियों में आते हैं, पर जब कोई जोगी पिछड़ी जाति का प्रमाण पत्र बनवाने जाता है तो संबंधित अधिकारी उसे ये कहकर वापस भेज देते हैं कि वह इस्लाम को मानता है। किंतु हकीकत यह है कि जोगी धर्म से मुसलमान जरूर हैं, पर ये लोग पूरी तरह हिंदू संस्कृति के प्रभाव में हैं। धोती पहनते हैं और रहन सहन लगभग हिंदुओं से मिलता जुलता ही है। जौनपुर में जोगी जाति के कुछ लोग बंदर और भालू नचाने तथा सांप दिखाने का काम भी करते हैं। शेष जोगी मुख्य रूप से भीख मांगते हैं। तो मुझे याद है मुर्दैया का जब मैं पाठन कर रही थी तो तुलसीराम जी ने भी उसमें ऐसा ही उल्लेख किया था कि वे कहने को मुसलमान हैं ये जोगी, लेकिन इनका सारा रहन सहन, रीति रिवाज और संस्कार जो है वो हिंदू धर्म से प्रेरित है। डॉक्टर मुहर्रम अली ने फैजाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर और बनारस का गहन सर्वेक्षण किया है। उनके अनुसार जोगियों की संख्या कुल मुसलमान आबादी की लगभग 40% है, जो बहुत बड़ी होती है। इतनी बड़ी आबादी विकास के अवसरों से पूरी तरह वंचित है। शिक्षा की स्थिति है कि प्राइमरी स्तर पर भी प्रतिशत शून्य है। प्रौढ़ शिक्षा और औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा की तो चौखट से भी अभी तक उनकी गुजरी नहीं हुई है। दरअसल इस दिशा में किसी ने भी ध्यान नहीं दिया है, न प्रशासन ने, न मुसलमान नेतृत्व ने। आर्थिक स्थिति भी जोगियों की सबसे बदतर है। यहाँ अन्य दलित जातियों के पास अपने पुश्तैनी काम है, वहां जोगियों का एकमात्र पुश्तैनी काम भीख मांगना ही है। कहीं कहीं कुछ लोग दलित मजदूरों के साथ मजदूरी भी करते हैं। समाज में भी ये सबसे ज्यादा हेय नजर से देखे जाते हैं। इस्लाम स्वीकार करने के बाद
धार्मिक स्वतंत्रता तो इन्हें मिली, पर उनकी सामाजिक स्थिति में कोई अंतर नहीं आया। सामाजिक स्तर पर भी वे गैर बराबरी और नाइंसाफी से पूरी तरह शिकार हैं। डॉक्टर मुहर्रम अली जोगियों के में राजनीतिक चेतना पैदा कर रहे हैं और उन्हें बसपा के लिए तैयार कर रहे हैं। तो ये जज्बा था कांशीराम जी का, जो मुस्लिमों में भी नेता पैदा कर रहे थे और उन्हें बसपा से जोड़ रहे थे। इसका कंपैरिजन आज की बसपा से जरूर किया जाना चाहिए। ये माना जाता है कि 39 साल बीत जाने के बाद भी हजारों जातियां लोकतंत्र में अपने अधिकारों से वंचित हैं। इसके लिए सचमुच व्यवस्था दोषी है और सामाजिक परिवर्तन की गति को तेज करने की जरूरत है। पर यहाँ तक राजनीतिक प्रतिनिधित्व का प्रश्न है। यदि हर जाति को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के तर्क को सामाजिक न्याय के आधार पर स्वीकार कर लिया जाए, तो भारत में जातियों की संख्या इतनी विशाल है कि ग्राम पंचायतों, विधानसभाओं और संसद की सीटें उनमें 10वें हिस्से के लिए भी कम पड़ जाएंगी। मतलब कितने नेता आप जाति के तैयार करेंगे? जात से जमात की ओर रतन जी अक्सर कहा करते हैं, तो वे सही कहते हैं। जब जाति ही भारतीय समाज का सबसे बड़ा सच है, तो जातीय प्रतिनिधित्व की मांग भारतीय राजनीति में अनुचित नहीं कही जा सकती। पर सच यह है कि जो जाति अधिकार वंचित होती है, उसका राजनीतिक प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में जातीय स्वाभिमान का एक कारण जरूर होता है, पर जातीय चेतना के क्षेत्र में वह कोई विशेष भूमिका नहीं निभाता। मतलब अपनी जाति का नेता देखकर आप खुश तो हो सकते हैं, लेकिन उससे सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक चेतना में कोई बदलाव नहीं आता। आपकी स्थिति मतलब सामाजिक स्तर पर जस की तस ही बनी रहेगी। तो शिक्षा ही एकमात्र उपाय है अपनी स्थिति को बदलने का। इस बात के अनेक सर्वे हो चुके हैं कि उनके ये परिणाम हमारे सामने हैं। जो अपनी जातियों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व माने जाते हैं, वे ही उसका सर्वाधिक शोषण करते हैं। मतलब आप जात का नेता तैयार करते हैं और वही सबसे ज्यादा अपनी जात का शोषक बन जाता है। दलितों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वे अशिक्षित और सम्मानित जीविका से रहित हैं। इसलिए उनके उत्थान का पहला लक्ष्य यह है कि उन्हें शिक्षित बनाया जाए और किसी सम्मानित व्यवसाय से जोड़ा जाए। डॉक्टर अंबेडकर ने जाति विहीन समाज की स्थापना पर बल दिया था। उन्होंने यहां तक कहा था कि इसके बिना स्वराज प्राप्ति का कोई महत्व ही नहीं है। किंतु भारतीय लोकतंत्र का यथार्थ यह है कि जातिवाद उसका मूलाधार बन गया है। जातीय सरोकार दल बनाते हैं और जातीय सरोकार ही दल तोड़ते हैं। एक जातीय भावना को विजय मिलती है तो सरकार का गठन होता है, और दूसरी जातीय भावना को विजय मिलती है तो सरकार का पतन होता है। मतलब जोड़ तोड़ जुगाड़ करके आप सरकार बना लेते हैं और फिर मांग करते हैं कि हमारी जाति का ही उत्थान करिए, दूसरे का मत करिए। और यदि दूसरे की जाति का उत्थान आपकी जाति से आपको लगता है कि ज्यादा हो रहा है, तो आप हाथ पीछे खींच लेते हैं और सरकार भी गिरा सकते हैं। तो ये भी एक सही तरीका नहीं है लोकतंत्र में। जब स्थिति ये हो तो न तो जाति विहीन समाज की स्थापना ही हो सकती है और न लोकतंत्र ही स्वराज का रूप ले सकता है। भारतीय लोकतंत्र में वंचित जातियों का अस्तित्व जातिवाद के कारण ही है। ये जातिवाद जितना सामाजिक है उतना ही सरकारी स्तर पर भी है, और ये दोनों स्तरों पर एक अभिशाप ही है। मुस्लिम समाज की जिन दलित जातियों की दयनीय स्थिति का हमने ऊपर उल्लेख किया है, उसके लिए सबसे अधिक जिम्मेदार मुस्लिम समाज का अपना ही जातिवाद है, जो इस्लाम की हदबंदियों को भी तोड़ चुका है। और लोकतंत्र में जिसे हम सत्ता कहते हैं, उसका जातिवाद यह है कि वह समाज के सबसे आखिरी इंसान को अधिकार वंचित रखकर ही स्थायित्व पाता है। पिछले एपिसोड में मुसलमानों में जातिवाद की समस्या जब हमने पढ़ा था, तो उसमें यह भी पढ़ा था कि किस तरीके से इस्लाम जो है वो जातिवाद नहीं मानता। इसीलिए ये कहा जा सकता है कि मुसलमानों में जो जातिवाद आज व्याप्त है वो हिंदू धर्म की देन है। और उसकी वजह यह है कि सवर्ण हिंदुओं से एक बहुत बड़ा तबका जो है वो मुसलमान बना था, और उसके साथ जितने भी उनके गुलाम थे उस समय, उन सब का धर्म परिवर्तन हुआ था, उन पर वो मुस्लिम धर्म थोपा गया था।
मुस्लिम समाज में जातिवाद इस्लाम के लिए चुनौती है। यदि धर्म और समाज के प्रतिनिधियों ने अपने कर्तव्य का सही से पालन नहीं किया, तो किसी को यह कहने से नहीं रोका जा सकता कि भारत में इस्लाम एक अच्छे समाज का निर्माण नहीं कर रहा है। किंतु भारतीय समाज में कुछ जातियों का अधिकार वंचित होना हमारे लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इस चुनौती का सामना हम उन जातियों के दुखों को दूर करके ही कर सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि भारतीय राजनीति में सामाजिक न्याय का वह रूप बने कि उससे सामाजिक परिवर्तन का एहसास हो। 9/8/1994 को यह लेख लिखा गया था। तो इसमें एक बात सबसे अच्छी जो मुझे लगी वो ये, इसके ऊपर आप कमेंट सेक्शन में जरूर अपने विचार रखिएगा कि कमल भारती जी कह रहे हैं कि राजनीतिक सत्ता में भागीदारी अगर अंतिम लक्ष्य है किसी जाति का, तो पहला लक्ष्य उसका क्या होना चाहिए। मुझे लगता है डॉक्टर अंबेडकर की राइटिंग्स भी यदि आप पढ़ें तो सत्ता हथियाना सबसे अंतिम लक्ष्य होना चाहिए किसी भी जो वर्ग है उसका, कास्ट ग्रुप का। सबसे पहले शिक्षा के महत्व को समझिए, सबसे पहले शिक्षित होना जरूरी है और अपने जिन्हें माना जाता है गंदे काम, उनको छोड़कर आगे बढ़ने की जरूरत है, अन्य व्यवसायों में जाने की जरूरत है। इस बाबत आपकी क्या राय है वो कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा। इसके साथ ही ये एपिसोड समाप्त होता है। अगले एपिसोड में अगली चर्चा को लेकर मैं फिर हाजिर हो जाऊंगी, लेकिन आप इन वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भीम, धन्यवाद।